हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण आईएएस पीसीएस। ये 2 जून इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। हम इन न्यूज आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो इनके समरी होते हैं, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं जो आगे डिस्कस होगा। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन्ड सेक्शन का होगा। ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि इंडिया से जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर जा रहा है। उसकी वजह क्या है, ये एक्सप्लेन्ड सेक्शन में डिस्कस किया गया है। और जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का दौर था, मतलब कि चीप ग्लोबल मनी, वो अब दौर जो है समाप्त हो रहा है। हम आगे देखेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट को, और इंडिया को अभी क्या करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जिग वर्कर्स से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे जो लेबर है वो पहले भी एक्सप्लॉइटेड होते थे और अभी भी एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं। वो तरीका बदल गया है। अब जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और पहले मैनेजमेंट की तरफ से एक्सप्लॉइट होते थे। तो गवर्नमेंट की क्या करने की ज़रूरत है जिग वर्कर्स के लिए, और क्या सिस्टम है इसका, इसको हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो मेडिकल कॉलेजेज है हमारे यहाँ, उसकी संख्या और उसकी सीटें जो है इतनी कम है, जबकि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है और उनकी सीटों की संख्या इतनी अधिक है कि लगभग हर एक साल जो है 30% सीट जो है खाली रहते हैं। सो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत तो है ही है, जो रेगुलेशन है उसको भी डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि मेडिकल में जो नीट और एग्ज़ाम जो अभी पेपर लीक और उससे लेकर के जो अभी मारामारी आप देख रहे होंगे, उससे हमको कैसे निपटा जाए, इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज से है। इसमें इंडिया और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2025 में साइन हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। सो इस आर्टिकल के ऑथर जो है यूके के इकोनॉमी से रिलेटेड जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिखा है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया यूके एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उससे रिलेटेड इंडिया और यूके के साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इस एफटीए को लेकर के इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज का है, और इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया कैसे दोहरा बर्डन से जूझ रहा है। पहले हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज जैसे टीबी, डायरिया, ये सब से हम लड़ रहे थे। उसके बाद फिर माल न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी, और उसके बाद अब जो है लाइफ स्टाइल डिजीज़ की ओर हम बढ़ रहे हैं। मतलब कि जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। सो इंडिया जो है कैसे डिजीज का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस आर्टिकल में समझाया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशनल पेज से लिया गया है। इस आर्टिकल में दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर, जिसमें कोई भी अगर पर्सन पहले क्राइम के लिए या एक्यूजेशन के लिए चार्ज किया गया हो, फिर बाद में उसको कोर्ट के द्वारा एक्विट किया गया हो, मतलब कि वो निर्दोष साबित हुआ हो, या फिर इवन वो अपनी सज़ा को काट चुका हो, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो इंटरनेट पे फ्यूचर में भी प्रेजेंट होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसी से रिलेटेड ये डिबेट है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल डिबेट है वो है राइट टू बी फॉरगेटन, मतलब कि जो व्यक्ति पहले ही वो सज़ा पा चुका है या निर्दोष कोर्ट के द्वारा करार दिया जा चुका है, उसको क्या फ्यूचर में उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है क्या इंटरनेट पे मौजूद होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यही पूरा आर्टिकल है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन नेशनल पेज से है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा ये 29 मई को रिलीज किया गया था। इसमें से कुछ इंडेक्स जो है, मतलब पहले जिन जिन चीज़ों के लिए डेटा प्रोवाइड किया जाता था इस इंडेक्स में, इस सर्वे में, उसकी संख्या कम कर दी गई है। लगभग 131 से 101 कर दिया गया है। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि कौन कौन से जो वो इंडिकेटर्स हैं उसको हटाया गया है और क्यों हटाया गया है, और एक्सपर्ट्स जो है इससे रिलेटेड उनका क्या कहना है, और गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है, ये जो रिमूव किया गया है डेटा। सो चलिए डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल जो है एक्सप्लेन पेज का है। ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इसमें ये बताया गया है कि क्वांटिटेटिव एजिंग, जिसमें सेंट्रल बैंक जो है मनी के फ्लो को ईजी करता है,
क्वांटिटेटिव ईजिंग कहने का मतलब आप वर्ड से समझ सकते हैं या आप इकोनॉमी में पढ़ते होंगे। जब मनी को फ्लो को ईज किया जाता है, जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी प्रिंट करती है और ज़्यादा से ज़्यादा मनी को या करेंसी को मार्केट में इंड्यूस किया जाता है। और ये जो रेफरेंस दिया गया है, जब 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था या जो फिर कोरोना जो 2020 में आया था, उसके बाद जो जॉब्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो काफ़ी हैम्पर हुआ था, बिजनेसेस काफ़ी ठप पड़ गए थे। सो इसके बाद ये ज़रूरत हुआ था कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है, मार्केट में जो मनी है, उसको इंड्यूस किया जाए। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो यूरोपियन खासतौर से, इससे जो यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज है वो प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग का रास्ता अपनाया था, जिसमें सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट करती है और मार्केट में मोर एंड मोर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे क्या होता है, जो लेंडिंग होता है वो चीप हो जाता है। सो जो बिजनेसेस है उनको आसानी से मनी उपलब्ध होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में मनी जो है इंड्यूस होता है, और उसके बाद फिर जो ग्रोथ है या डिमांड है वो बढ़ता है, और जो कंसर्न था पहले मार्केट का, जॉब्स ग्रोथ, उसमें सुधार आती है। सो अब ये क्या सिचुएशन है, अभी जो पहले यूक्रेन और रसिया का वॉर जो हुआ, उससे सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आया। उसके बाद ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया, ट्रेड वॉर, उसके चलते भी काफ़ी सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आया। उसके बाद अब जो ये वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो है रिस्क को और ज़्यादा बड़ा कर दिया है, और सप्लाई चेन इस तरह से डिसरप्ट हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है पूरे दुनिया में सभी कंट्रीज जो है इससे सफ़र कर रहे हैं। और आप इकोनॉमी में पढ़ते होंगे कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट की ओर ध्यान देती है, मतलब कि पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट क्या होता है, लेंडिंग रेट, जिस रेट पे बैंकों को लेंड किया जाता है। सो रेपो रेट को कम किया जाता है, और फिर इसी से जुड़ा होता है जो डिफरेंट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उनका जो यील्ड है इसी से जुड़ा होता है। जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, उल्ट यील्ड जो है गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर प्राइवेट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसका ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, वैसे फाइनेंशियल इक्विपमेंट्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इशू करता है 100 रुपीज़ का, और वो 10 ईयर्स के लिए होता है। 10 ईयर्स तक उस पर जो नॉर्मल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है वो इंटरेस्ट मिलता है हर एक साल, और उसके बाद जब मैच्योर हो जाता है तो पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न हो जाता है। तो गवर्नमेंट ये बोरो करती है, गवर्नमेंट के अपने वर्क हैं उसके लिए बोरो करती है। सो इस तरह के जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो लोगों को यील्ड ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब क्वांटिटेटिव ईजिंग किया गया था तो इंटरेस्ट रेट जो है उस समय काफ़ी कम था, बिकॉज लेंडिंग जो है चीप था। उस समय जो यूरोप और वेस्टर्न कंट्री का ये था कि लगभग 1 से 2% के आसपास वहाँ इंटरेस्ट रेट था, जबकि इंडिया में लगभग ये 7% था। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया में ये इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों था, बिकॉज जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। सो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हैं या वर्ल्ड लेवल के इन्वेस्टर्स हैं, उनको 0 से 2% के बीच जो इंटरेस्ट रेट है वो वेस्टर्न कंट्रीज में और इंडिया में 7% है। तो ये क्लियर दिखता है कि इंडिया ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, तो लोग इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अब ये सिचुएशन चेंज हो गया है, बिकॉज इन्फ्लेशन जो अभी मैंने बताया जो वजह है, यूक्रेन रसिया, ईरान वॉर, ट्रंप जो टैरिफ लगाया गया था, सो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आ गया है। तब जिस गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव ईजिंग किया था, अब वो जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ा रहे हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लेंडिंग जो है वो कॉस्टलियर होगा, उससे फिर डिमांड जो है कम होगा। सो इन्फ्लेशन को काबू में किया जा सकेगा। सो अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्री है, लगभग 4.5 के आसपास इंटरेस्ट है मान लिया जाए, और इंडिया में लगभग 7% है। सो अब इन्वेस्टर किसको चूज करेंगे, तो ये डिफरेंस जो है लगभग 2.5% का है। तो फॉरेन इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि ये जो डिफरेंस है मात्र 2.5% का है,
तो हम क्यों ना एक ऐसे इकोनॉमी को चूज करें जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। और अभी आप देख रहे होंगे इंडिया में जो रुपीज़ है वो कंटिन्यूसली डिप्रिसिएट कर रहा है। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ है, जो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ से जो जो एफपीआई है और एफडीआई है वो आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। सो इसलिए आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि रुपीज़ जो है लगातार डिप्रिसिएट हो रहा है। सो अब इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि अब इंडिया को क्या करना चाहिए। पहले जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जैसा कि मैंने बताया कि लोग इसलिए अट्रैक्ट हो रहे थे बिकॉज जो दूसरे कंट्रीज़ में है वहाँ इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा था और इंडिया में ज़्यादा मिल रहा था। बट अब दूसरे कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया है और जो गैप था वो काफ़ी कम हो गया है। तो इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है? सो पहले इंडिया जो में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो दूसरे कंट्रीज़ के वजह से, मतलब कि वहाँ इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा था, अब वहाँ भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो इंडिया का जो अपना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसके लिए जीडीपी ग्रोथ का हाई होना, स्टेबल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की जो स्टेबल पॉलिसीज़ स्टेबल होती है तो जो इन्वेस्टर होते हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगेन कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है, इससे अगेन फिर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है इकोनॉमी पे बढ़ता है और ओवरऑल बेटर बिजनेस इन्वायरमेंट। सो ये सारी चीज़ें जो है हमें हमारे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मदद करेगी और तब जो है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हमारे इकोनॉमी पे बनेगा और फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट दूसरे के रेट के कम की वजह से हो रहा था, अब इन्वेस्टमेंट जो है हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की वजह से होगा। सो ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल जो है इंडिया में जो एफपीआई या एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट है उसका पूरा सिनारियो क्या है, किस स्थिति में हम अभी हैं और क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड था। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो चीज़ें आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव ईजिंग ये क्या होता है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जिग वर्कर्स से रिलेटेड है। जिग वर्कर्स क्या होते हैं? आप जो डिलीवरी बॉय देखते हैं, चाहे स्विगी हो, ब्लिंकिट हो, या फिर बाइक राइड हो, या फिर टैक्सी राइड हो, तो इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें जिग वर्कर्स कहा जाता है। जिग वर्कर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनका जो जॉब है वो परमानेंट नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक जो टास्क या वर्क मिलता है उससे उनकी कमाई होती है। वो ऐसा काम करता है कि एक ऐप है, ऐप पे ये वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं और जो ऐप बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि मान लिया एक कोई टैक्सी राइड करता है तो जितना अमाउंट वो पे करता है उसमें कुछ कमीशन जो है जो टैक्सी ऐप वाले हैं वो रखते हैं और उसके बाद जो बचता है वो जो एम्प्लॉय है उसको जाता है। सो ये था जिग वर्कर्स कैसे, जिग इकॉनमी कैसे वर्क करता है। अभी जो कुछ समय पहले ये देखने को मिला है कि इस तरह के जो वर्क है उसमें जो स्पीडी वर्क है, स्पीडी इकॉनमी है, कहने का मतलब जैसे कि आप ब्लिंकिट को ले लें तो ये क्या बोलता है कि 10 मिनट में हम डिलीवरी दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई है और जो कंपनियां हैं एक दूसरे से compete कर रही है कि कौन जल्दी जो डिलीवरी को दे सकता है। इससे जो एम्प्लॉय है उनमें क्या प्रेशर आ रहा है, वो किस स्थिति में उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है। सो यही इस न्यूज़ आर्टिकल का थीम है। सो कार्ल मार्क्स आप जानते हैं, लेबर और वर्कर्स उनके लिए काफ़ी कुछ उन्होंने बोला है। डेविड हार्वी, सो ये दो थिंकर्स है जिसका इस आर्टिकल में उदाहरण दिया गया है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है कि जो कंपनीज है, जो कैपिटलिस्ट है, वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए लेबर को अधिक से अधिक और कम से कम टाइम में यूज करना चाहेगी। और वही डेविड हार्वी ने बोला है कि कैपिटलिज्म का ये टारगेट होता है कि कैसे कम से कम स्पेस में और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कम टाइम में डिलीवर किया जाए। सो ये जो है कैपिटलिज्म के लिए प्रॉफिटेबल है, बट जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो काफ़ी प्रेशर में होते हैं, उनके लिए ये हार्मफुल होता है। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया कि एक जो अभी हमारे यहाँ जो जिग वर्कर्स हैं
उनके ग्रुप में एक वर्ड चलता है इंसेंटिव ताला, मतलब कि जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना जल्दी काम करोगे, उतना ज़्यादा अर्निंग करोगे। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि लगभग वर्कर्स जो हैं कोई एक वीक में 84 आवर्स काम करते हैं, फिर भी उनका जो अर्निंग है लगभग 25 से 30 हज़ार, ये इतना होता है। और उसके बाद जो उनकी अर्निंग होती है उनमें फ्यूल कॉस्ट, ईएमआई, रेंट बर्डन, सो ये सारा कुल मिला के उनके पास जो बचता है वो काफ़ी कम बचता है। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि पहले जो है मैनेजर मैनेज करते थे इन सब एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो ये सुनिश्चित करते थे। अब वही काम ऐप कर रहे हैं, मतलब कि एल्गोरिदम से ये काम हो रहा है। एल्गोरिदम जो है सारा कुछ काम करता है, बुकिंग से लेकर के पेमेंट, पेनल्टी, सर्विलांस। सो जो एक्सप्लॉयटेशन का तरीका है, लेबर तब भी एक्सप्लॉयट हो रहे थे और लेबर अब भी एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, वो तरीका जो है सिर्फ बदल गया है। आगे इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कुछ स्टेप्स जो है लिए गए, जैसे कि लेबर कोड्स, जो 4 लेबर कोड्स लाए गए थे, वो जिग वर्कर के वेलफेयर से रिलेटेड कुछ प्रपोजल्स आए हैं, जैसे कि जिग वर्कर्स का जो जॉब होता है वो परमानेंट नहीं होता है, तो उनको जो है परमानेंट ना हो बट एक ऑफर लेटर ज़रूर मिलना चाहिए। तो इस तरह का कुछ प्रपोजल आया है। सो जॉब वर्कर्स के वर्किंग कंडीशन को ठीक करने के लिए कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है, बट हमारे यहाँ एक जो मेन समस्या है कि जो गवर्नमेंट लॉज बनाती है या जो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके प्रति जो जिग वर्कर्स है वो अनअवेयर है, वो उनके बारे में जानते नहीं है। इस वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। सो हमें इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, और तब जो है जिग वर्कर्स अपने राइट्स के प्रति अवेयर होंगे। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है जिग इकॉनमी क्या है, उसके बाद जो ये ओल्ड एक्सप्लॉयटेशन न्यू फॉर्म, ये एक पॉइंट है वो अपने मेंस में ऐड कर सकते हैं, और समस्या क्या है इसकी अनअवेयरनेस, ये भी आप एज अ पॉइंट के रूप में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज का है, ये मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ था तो ये पूरा मामला जो है अभी चल रहा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या मेडिकल सीट्स हैं हमारे यहाँ, उस उनमें जो नंबर्स है उनकी संख्या काफ़ी कम है, इसीलिए इतना स्ट्रगल है। उसको जो है इंजीनियरिंग से कंपेयर किया गया है। इंजीनियरिंग में जो रूल्स और एक जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के है। जो मेडिकल में रूल्स एंड रेगुलेशन है, किसी भी इंस्टीट्यूट को एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना है या एडमिशन लेना है या फिर जो स्टूडेंट है उनको जो डिग्री लेनी है, तो उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफ़ी टफ है। जबकि जो इंजीनियरिंग है, जो 1990s या 1980s में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है और उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको काफ़ी जो है सॉफ्टवेयर किया गया। इस वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज आप जानते होंगे कि 2000 या 2010 के आसपास जो इंजीनियरिंग थी इसकी काफ़ी डिमांड थी। अब हर दूसरे से पूछो तो वो बोलेगा कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सो इंजीनियरिंग नंबर ऑफ सीट्स इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, अब जो है उसका क्रेज कम हो रहा है। और एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि लगभग 30% इंजीनियरिंग की सीटें जो है खाली रह जाती है। बट वही मेडिकल स्टूडेंट की अगर बात करें तो ये इंडिया में लगभग 1.3 लाख सीट्स है, और स्टूडेंट जो है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मेडिकल में वहाँ जाना प्रीफर करते हैं बिकॉज उनमें फ़ी काफ़ी कम होती है। जबकि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें लगभग 16 लाख सीट्स हैं। सो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमें जो मेडिकल से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें कुछ ईज लाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर किसी को इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना होता है तो उससे जो लैंड एक्वायरमेंट को लेकर के हो, उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसको जो है थोड़ा सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद एडमिशन से रिलेटेड जो प्रोसेसेस है उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको कम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो फ़ी है उस पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लगाया जाता है बिकॉज़
अगर आपके पास गवर्नमेंट में जो मेडिकल कॉलेज है उनकी सीटों की संख्या कम होगी, सो डिमांड ज़्यादा होगा, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो ऑटोमेटिकली फ़ी तो ज़्यादा करेंगे ही। सो ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप फ़ी पे इतना कैप लगा दें कि कोई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो कोई क्यों इस्टेब्लिश करेगा जब उसको प्रॉफिट नहीं होगा। सो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमें मोर मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल इस तरह के कॉलेजेस और सीट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इतना जो स्ट्रगल है मेडिकल को लेकर के वो कम हो। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2025 में, जुलाई 2025 में ये साइन किया गया था। सो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा तैयारियां चल रही है। सो इस वजह से ये न्यूज़ में है। सो इंडिया और यूके के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें जो दो कंट्रीज जो अग्रीमेंट करते हैं वे एक दूसरे के ऊपर जो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें आइदर ड्यूटी को कम करते हैं या फिर पूरी तरह से एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उसमें लगभग इंडिया से जो चीज़ें यूके में एक्सपोर्ट होगी उसमें लगभग 99% पे जो टैरिफ लगाए जाते हैं उसमें कट किए जाएंगे, और इंडिया में जो चीज़ें इंपोर्ट होती है उसमें लगभग 90% चीज़ों पे टैरिफ जो है कट किए जाएंगे और या पूरी तरह से एलिमिनेट किए जाएंगे। इंडिया और यूके के बीच जो ट्रेड है लगभग 2019 में जितना था वो 2025 में डबल हो गया है और ये लगभग 48 बिलियन के आसपास है। इस आर्टिकल में ऑथर ने बताया है कि इंडिया और यूके जो है जो उनका कॉपरेशन है वो किन किन चीज़ों से बेनिफिट होते हैं एक दूसरे से। तो यूके जो है वहाँ वेंचर कैपिटल, मतलब कि जो जो नए स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सभी का ये यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली ये हब होते हैं। सो इनका जो ये इकोनॉमी में जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट का जो पोटेंशियल है वो इंडिया के काम आ सकता है। और वहीं इंडिया में जो टैलेंट है चाहे इंजीनियरिंग को लेकर के हो, वर्कफोर्स को लेकर के हो, और नंबर ऑफ स्टार्टअप्स और स्केल ऑफ स्टार्टअप्स, सो ये जो है एक दूसरे के यूके और इंडिया एक दूसरे के पोटेंशियल को यूज करके आपस में बेनिफिट कर सकते हैं। और इससे जो सेक्टर्स अफेक्टेड होंगे वो होगा एजुकेशन, आईटी, योगा, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, डिफेंस, इनोवेशन, इन सब चीज़ों में कॉपरेशन होगी और दोनों के इकोनॉमीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेशनल पेज से रिलेटेड है। इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको अभी रिलीज किया गया था 29 मई को। सो इसमें पहले जो है जो इंडिकेटर्स जिनके लिए डेटा रिलीज किए जाते थे वो लगभग 131 थे, मतलब कि इस सर्वे में 130 131 पैरामीटर्स थे जिनके डेटा रिलीज किए जाते थे। अब उनको रिड्यूस करके 101 कर दिया गया है। जो 30 जो इंडिकेटर्स जो रिमूव किए गए हैं उनमें सेक्स रेशियो एट बर्थ, मोर्टैलिटी, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन, सैनिटेशन, क्लीन कुकिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, एडोलेसेंट फर्टिलिटी, इन सब से रिलेटेड जो इंडिकेटर्स है उनको रिमूव किया गया है। और वो ऐसा इसलिए कि गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो डेटा है ये दूसरे सर्वेज में भी ये रिलीज किए जाते हैं। सो इसका डुप्लीकेशन होता है, गवर्नमेंट का जो एफर्ट है, गवर्नमेंट के जो खर्च है वो दुगना हो जाता है। सो ये सर्वे जो है इससे रिलेटेड जो डेटा है वो दूसरे सर्वे में रिलीज किए जाते हैं। सो इसमें रिमूव कर दिए गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, ये बॉडी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में इसके सुपरविजन में ये सर्वे कराया जाता है और इसमें जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उसमें डेटा रिलीज किया जाता है। जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि इस तरह का डेटा जो रिलीज किया जाता है, चूँकि ये हेल्थ सर्वे है तो इससे रिलेटेड जो सेक्स रेशियो बर्थ, कुकिंग फ्यूल या फिर कॉन्ट्रासेप्शन, फर्टिलिटी रेट, सो इस तरह से अगर जो इंडिकेटर्स हैं उनको रिमूव किया गया है तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा था
और अगर इनको रिमूव किया गया है तो इनसे रिलेटेड जो रिसर्च है, बिकॉज ये सर्वे डेटा जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट इन सर्वे डेटा का यूज करके जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ के लिए रिसर्च करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे जो है बेटर तरीके से डिलीवर हो। सो अगर इस तरह के इंडिकेटर्स को रिमूव किए जाएंगे तो एक जो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा था वो कहीं ना कहीं डिसअपियर होता है और फिर वो रिसर्च में प्रॉब्लम आती है। सो एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो इंडिकेटर्स थे उसको एडेड रहने देना चाहिए था, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये डुप्लीकेट हो रहा था, गवर्नमेंट का एफर्ट जो है वो डुप्लीकेट हो रहा था, इसलिए इसको रिमूव किया गया है। सो ये एनएफएच ये क्या है, ये किसके द्वारा ये सर्वे कराया जाता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में है। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि पहले इंडिया में जो डिजीज बर्डन था वो लगभग कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि टीबी, डायरिया, इस तरह के डिजीज, इस तरह का बर्डन था। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी जो है इसके अराउंड बनानी पड़ती थी। अब वो चेंज हो रहा है, एक तरफ माल न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी, और जो अभी जो चेंज डायनेमिक्स है उसमें जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, किडनी से रिलेटेड डिजीज, और इसका जो है सीधा संबंध आपके लाइफस्टाइल से है। तो जो डिजीज का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, तो गवर्नमेंट को जो अपनी पॉलिसी है उसमें भी चेंज करने की ज़रूरत है, यही इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है। सो इपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज हमारे यहाँ था जैसे कि टीबी, डायरिया, तो इससे हम पहले बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। उसके बाद गवर्नमेंट का ध्यान जो है न्यूट्रिशन की तरफ गया, मतलब कि बच्चे आइदर अंडरवेट रह जाते हैं बिकॉज उनको न्यूट्रिशन पूरा का पूरा नहीं मिल पाता है, स्टंटेड रह जाते हैं। सो उसके बाद ये गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर गया। अब जो है वो चेंज हो रहा है, अब जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज, जो खान पान में जो चेंजेज हैं जैसे कि लोग पैकेज्ड फूड, जो तले भुने हुए चीज़ें वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और उससे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, तो इन सब में बढ़ोतरी हो रही है। और एक डेटा के अनुसार जो 6 इंडियंस हैं उनमें से लगभग एक जो है कम से कम डायबिटीज़ या हाई शुगर उनमें पाया गया है, और लगभग 30% लोग जो सर्वे किए गए थे उसमें से ओबेस पाए गए हैं। सो जिनमें अभी हाई शुगर मतलब कि शुगर लेवल हाई है उनमें फ्यूचर में डायबिटीज़ होने की उनमें खतरा जो है ज़्यादा रहता है, और इससे फिर जो एक मेटाबॉलिकल साइकिल है, कहने का मतलब डायबिटीज़, हाई शुगर, हाई बीपी, और उससे फिर जो दूसरे डिजीज हो सकते हैं वो एक पूरा साइकिल चलता है। तो इंडिया को अभी डबल डिजीज जो बर्डन है वो झेलना पड़ रहा है। एक तरफ जो माल न्यूट्रिशन है, मतलब कि एक सर्वे में बताया गया कि लगभग 80% इन्फेंट्स जो है, मतलब 6 से 23 महीने के जो बच्चे होते हैं लगभग 80% उसमें जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसकी कमी होती है, और लगभग 31% जो चिल्ड्रेन है वो अंडरवेट रह जाते हैं। ये तो था कि माल न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जो चिल्ड्रेन है उनमें से लगभग 30% में जो ट्राइग्लिसराइड है, एक फैट है, ये जो है उन बच्चों में ज़्यादा पाया गया है, और वो एडल्ट लेवल का पाया गया है। और ऐसे बच्चे जिनमें ये ट्राइग्लिसराइड जो है ज़्यादा पाया गया है तो उनमें फ्यूचर में डायबिटीज़ या जो हाइपर टेंशन या फिर ब्लड से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड जो डिजीज है वो ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी पहले सप्लाई साइड पे फोकस करती थी, मतलब कि जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो माल न्यूट्रिशन की वजह से गवर्नमेंट मिड डे मील इस तरह के स्कीम्स को गवर्नमेंट को लाना पड़ा था। तो पहले जो चैलेंज था जो सप्लाई को लेकर के चैलेंज था, अब जो है क्वालिटी को लेकर के चैलेंज बढ़ रहा है, बिकॉज लोग जो प्रोसेस्ड फूड है वो काफ़ी ले रहे हैं, और इससे जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो डिजीज है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। सो गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी में चेंज करने की ज़रूरत है, और
जो क्वालिटी फूड है उसके लिए जो लोगों के बीच अवेयरनेस है, जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए जो मदर्स के बीच अवेयरनेस है, वो जो है पॉलिसी में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल नेशनल पेज से रिलेटेड है। इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि राइट टू फॉरगेट, ये राइट जो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर में आता है। राइट टू बी फॉरगेटन क्या है? सो कोई पर्सन अगर मान लिया जाए कन्विक्ट होता है, वो सजा पाता है और फिर वो बाहर आता है, या फिर किसी पर्सन के अगेंस्ट एक्यूजेशन लगाया गया था बट कोर्ट के द्वारा उसको निर्दोष करार दिया जाता है। तो जब ये केसेस चल रहे थे तो उनसे रिलेटेड न्यूज़ जो है, जो इंटरनेट पे या फिर न्यूज़पेपर में या फिर डिजिटल माध्यम से जो सर्कुलेट हो रहे थे तब, और जब व्यक्ति निर्दोष साबित होता है तब, तो क्या इन चीज़ों को, ये मटेरियल जो है उससे रिलेटेड न्यूज़ को उन प्लेटफॉर्म से हटाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, उसी से रिलेटेड ये डिबेट है। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है डी इंडेक्सिंग, मतलब कि जो इंटरनेट पे आप अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है तो उससे रिलेटेड आप नेम सर्च करते हैं तो वो पूरा न्यूज़ आर्टिकल वो आपके सामने आ जाता है। तो एक जो इससे रिलेटेड डिबेट है वो ये कहा जा रहा है कि ऐसे पर्सन का जो न्यूज़ आर्टिकल है उसकी डी इंडेक्सिंग होनी चाहिए, मतलब कि आप जब सर्च करते हैं तो व्यक्ति के नाम के सर्च से न्यूज़ आर्टिकल जो है वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए, बल्कि वो केस नंबर या फिर जुडिशियरी से रिलेटेड जो उसको आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि जुडिशियल से रिलेटेड जो नंबर या फिर डिटैच अटैचमेंट दिया गया है वो जो है उससे आप उस केस को या उससे रिलेटेड न्यूज़ को आप सिर्फ पा सकते हैं। वो नाम को डी इंडेक्स करने की ज़रूरत है। बट इसमें जो पब्लिक फिगर्स हैं, बिकॉज पब्लिक फिगर्स इलेक्शन इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उनका क्या क्राइम हिस्ट्री है, वो किन चीज़ों में लिप्त रहे हैं, तो उनके लिए ये लागू नहीं होता है, उनके लिए और सीरियस क्राइम कन्विक्ट के लिए इनके लिए ये लागू नहीं होता है। बिकॉज जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, उनको जानने की ज़रूरत है कि जो कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है या कोई सीरियस क्रिमिनल्स है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग के दौरान इस तरह के एक और ऑर्डर जो कि हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था। बिकॉज एक ये भी डिबेट है कि जो पब्लिक है, इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं पब्लिक को जानने की ज़रूरत है, मतलब कि अगर कोई सीरियस केस होता है, सीरियस केसेस होते हैं तो पब्लिक को जानने की ज़रूरत है। तो केस बाय केस पे वो डिसाइड किया जाता है कि किन इन्फॉर्मेशन को प्लेटफॉर्म पे रहने देना चाहिए, इंटरनेट पे रहने देना चाहिए, और किन प्लेटफॉर्म से किन इन्फॉर्मेशन को हटा देना चाहिए। इस न्यूज़ आर्टिकल में आर्टिकल 21 राइट टू बी फॉरगेटन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। डी इंडेक्सिंग और फिर इससे रिलेटेड इशूज़ क्या हैं वो आपको ध्यान रखने चाहिए। ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।